तो ये क्लास शुरू होती है। पिछले क्लास यानी कि संडे को यानी कल हमने बहुत सारे प्रॉब्लम डिस्कस किए, कुछ लोग पहले चले गए, तो एक क्वेश्चन और बताना है। किसी बच्चे ने क्वेश्चन भेजा, बोला सर ये क्वेश्चन बता देना क्लास में। तो चलो पहले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन स्कूलों में तो क्वेश्चन सारे लोगों को क्वेश्चन है। एम गिव्स rate of disappearance of n increases by 8. Rate of disappearance of m increases by 8 by doubling the concentration of m. Calculate order. आंसर। क्वेश्चन ये है कि m से n एक रिएक्शन है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ m 8 टाइम्स बढ़ जाता है। अगर हमने कंसंट्रेशन ऑफ m को डबल किया, अगर ऐसा किया तो बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो। तो वेरी सिंपल, सबसे पहले रेट इक्वल्स टू के m टू द पावर अल्फा। इस इक्वेशन का रेट ये होगा। हाँ फौजिया, आपका आंसर सही है, 3 होगा। सही है, कुछ लोग आंसर दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, 3 सही दे रहे हैं, क्योंकि ये अक्सर क्वेश्चन पूछता है, कोई नई बात नहीं है। किसी ने पूछा तो बता दे रहे हैं, ये कॉमन क्वेश्चन है, तो फिर भी ध्यान दें। इस रिएक्शन का रेट ये है, इसने कहा रेट 8 टाइम्स हो जाएगा अगर हमने कंसंट्रेशन डबल किया, तो ये बात लिखेंगे भी, रेट बिकम्स 8 times by doubling the concentration. By doubling the concentration, अगर कंसंट्रेशन को डबल किया जाता तो नया रेट क्या हो जाएगा, 8R। कब? जब अगर हमने कंसंट्रेशन को डबल कर दिया। अगर हमने कंसंट्रेशन को डबल कर दिया तो नया रेट ये हो गया, इसे तुम 1 मान लो। अरे बाई 8 का मतलब 8 टाइम्स ही हुआ ना। जिसने क्वेश्चन भेजा है जरा उससे बात कर ले। क्वेश्चन में तुम क्या भेजे हो, रेट बाई 8। बाई 8 का मतलब 8 टाइम्स। रेट इंक्रीजेज अफेक्टेड, कुछ भी लिख दे, बाई 8, यानी रेट जो है 8 टाइम्स हो रहा है। हाँ, तुमने जो सेंड किया था उसी की बात कर रहे हो, ठीक है, ठीक ना। तो ये हो गया तुम्हारा दूसरा कि रेट इंक्रीज हो रहा है 8 टाइम्स अगर कंसंट्रेशन 2 टाइम्स बढ़ा रहे हैं, मतलब कंसंट्रेशन 2 टाइम्स होने पर रेट 8 टाइम्स हो जा रहा है। अब दोनों को डिवाइड कर दो, तो 8R अपॉन R इक्वल्स टू के 2m टू द पावर अल्फा अपॉन के m टू द पावर अल्फा। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो तुम्हें क्या मिला, 8 इक्वल्स टू 2 का पावर अल्फा और 2 का पावर क्यूब इक्वल्स टू 2 का पावर अल्फा। अगर बेस सेम है तो एक्सपोनेंट बराबर, तो अल्फा इक्वल्स टू 3, तो ऑर्डर इक्वल्स टू 3। किसी को कोई दिक्कत? ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिन्हें प्रॉब्लम है तुरंत कहना, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समझ आ गया? आगे चलें। पिछले क्लास में हमने आपसे कह रखा है कि मुझे आगे जो कुछ भी पढ़ना है, मुझे आगे जो कुछ भी पढ़ना है वो सिर्फ रेट कांस्टेंट के बारे में पढ़ना है और कुछ नहीं।
सागर रावत क्या बोल रहे हैं, नहीं समझे। हमें सिर्फ के बारे में पढ़ना है और कुछ नहीं। तो शुरुआत करते हैं रेट कांस्टेंट। बिल्कुल, सिर्फ के बारे में पढ़ना है। तो आज का टॉपिक है इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर कोई पूछना चाह रहा है, ध्यान दो। बहुत छोटी सी बात है, लेकिन बार बार देखो, हम आपसे पहले भी कह चुके हैं, फिर भी कहते हैं, छोटी छोटी बातें पर्सनली आप व्हाट्सएप पे समझ लो, क्योंकि बीच क्लास में प्रॉब्लम हो सकती है। हमने आपको फैसिलिटी दे रखा है, तो इसलिए आप छोटी छोटी, सारे लोगों को बोलते हैं, आप व्हाट्सएप पर अपना सेंड कर दो प्रॉब्लम, हम डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि बीच क्लास में क्लास डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक ना। एक ऐसा रिएक्शन जो फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, किसी सर्टेन कंडीशन पर वो फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव करेगा। वो सर्टेन कंडीशन क्या होगा, तो जब एक का कंसंट्रेशन हाई तो दूसरे का लो होगा। ऐसे कंडीशन में हाई वाले का चेंज नेग्लिजिबल हो जाएगा, इसलिए ये वन सेकेंड ऑर्डर ये कांस्टेंट की तरह बिहेव करने लगेगा। क्योंकि चेंज इन कंसंट्रेशन नेग्लिजिबल है, तो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट अनदर कांस्टेंट। तो सिंपल सा मतलब, एक ऐसा रिएक्शन जो फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, लेकिन किसी सर्टेन कंडीशन में फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव करे, उसे हम स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर कहते हैं। ठीक, तो फिर से छोटी छोटी बातें पर्सनली व्हाट्सएप पे शेयर कर लिया कीजिए। आगे, इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट। इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट, बहुत ध्यान से। इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट बहुत होता है, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, nth ऑर्डर। आपके सिलेबस में दो है, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर। सिर्फ जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर। तो सबसे पहले फॉर जीरो ऑर्डर, फॉर जीरो ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट, ध्यान देना, कंसीडर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, कंसीडर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हमने माना कंसीडर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यानी ए गिव्स प्रोडक्ट। हमने माना ये जीरो ऑर्डर है, ठीक है। और लेट ए नॉट बी द इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए। इस ए का ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन, ए नॉट बी द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, हमने माना। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, रेट इक्वल्स टू माइनस डी ए अपॉन डी टी, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट इक्वल्स टू के और ए टू दी पावर जीरो, ये भी रेट है, ये भी रेट है, इक्वल्स टू के, क्योंकि एन टू दी पावर जीरो इक्वल्स टू वन, ये दोनों ही रेट है, यानी दिस इक्वल्स टू दिस। तो लिख सकते हैं माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल्स टू के। माइनस और डी टी को इधर ले जाओ, माइनस और डी टी को इधर ले जाओ, तो डी ए बराबर माइनस के डी टी। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, टॉपिक है इंटीग्रेटेड फॉर्म, तो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, तो क्या मिला, डी ए इक्वल्स टू माइनस के डी टी। इसका इंटीग्रेशन आपने मैथ में या फिजिक्स में कहीं भी पढ़ा होगा, डी ए का इंटीग्रेशन ए,
माइनस के और dt का इंटीग्रेशन t। जब इंटीग्रेशन करते हैं तो एक कांस्टेंट टर्म आता है c या i, मर्जी तुम्हारी, कुछ भी ले ले। इट इज अ फर्स्ट इक्वेशन, i इज वेयर, i या c, मर्जी तुम्हारी, कुछ भी ले सकते। इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेटेड कांस्टेंट, कांस्टेंट। अभी इक्वेशन फर्स्ट, जिसे यहां तक प्रॉब्लम है तुरंत कह दो, जिसे यहां तक प्रॉब्लम है तुरंत कह दो। ध्यान से देखो हमने क्या लिखा, रिपीट कर दे, अच्छी बात है, ध्यान देना, इसीलिए हम आधे में रुक चुके हैं, अभी पूरा नहीं किए, ताकि बच्चे ना ये बोले सर नहीं समझ आया। हमें इसका इंटीग्रेटेड फॉर्म पढ़ना है। पहले जीरो ऑर्डर का हमने माना एक रिएक्शन जो जीरो ऑर्डर है, ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर है। हमने माना इनिशियल कंसंट्रेशन A0, रेट ऑफ रिएक्शन, चेंज इन कंसंट्रेशन, टॉपिक है जीरो ऑर्डर। हमें दो ही ऑर्डर पढ़ने हैं। इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट में हमारे सिलेबस में जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर, यही दो पढ़ने हैं। जीरो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, nth फ्रैक्शन सब होता है, हमारे सिलेबस में दो ही है। क्या है मतलब? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं पता? जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जो पावर होता है। इतने जल्दी भूल गए बालक? ऐसे कैसे काम चलेगा, रफ कॉपी भी नहीं है। हाँ, अल्फा और बीटा ही तो हम बोल रहे हैं। अल्फा और बीटा जीरो ऑर्डर होता है ना, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। तो हमें जीरो और फर्स्ट ऑर्डर दो ही पढ़ना है रेट कांस्टेंट। हमने माना, ध्यान देना, हमने माना जीरो ऑर्डर कि ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर, तो रेट इक्वल्स टू चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, और रेट इक्वल्स टू अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन के ए का पावर अल्फा। चलो आपके अकॉर्डिंग चलते हैं। ए का पावर अल्फा यानी ए का पावर जीरो इक्वल्स टू के। हमारा इक्वेशन जीरो ऑर्डर है, तो अल्फा इक्वल्स टू जीरो, एन टू द पावर जीरो इक्वल्स टू वन, यानी रेट इक्वल्स टू के। कोई दिक्कत? ये भी रेट है, ये भी रेट है, मतलब ये दोनों बराबर है। हमने इन दोनों को बराबर किया। माइनस dt को इधर भेज दिए, माइनस dt को इधर भेज दिए। ठीक है, एक सेकंड जरा होल्ड करना। हेलो, नमस्ते बालक, जल्दी बोलो। केमिस्ट्री में 95 नंबर आए हैं। 95 से कैसे काम चलेगा? क्या होता है मतलब कि बात किए थे कि सारे सही हैं, अब 100 आने चाहिए। तो चलो अभी जरा हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, हम तुमसे थोड़ी देर, ठीक ना? ओके बाब, नमस्ते। चलिए ठीक है जी, आप लोग आ जाओ। अरे सारे लोगों को 95 प्लस ही आएगा, चिंता मत करो। 95 प्लस लाना मेरे अंडर में आसान बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक ना? इधर पहले इधर ध्यान दे, हम आपसे भी सारी बातें कर लेंगे। अरे 95 सबको आ जाएगा, बस थोड़ा ध्यान दो इधर। तो हमने कहा कि दिस इक्वल्स टू दिस, इसका मतलब दिए माइनस और dt हम इधर ले गए ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। हमने इसका इंटीग्रेशन किया। इसका फिजिक्स या मैथ में पढ़े होंगे, dA का इंटीग्रेशन a और dt का इंटीग्रेशन t। और जब इंटीग्रेशन करते हैं तो एक कांस्टेंट होता है i या c,
दैट इज इंटीग्रेटेड कांस्टेंट। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आई का वैल्यू जानने के लिए हमें इनिशियल फॉर्म कंसीडर करना होगा। ध्यान से देखना, यहाँ से जरूरी है। व्हेन t इक्वल्स टू 0, अगर टाइम 0 है तो रिएक्शन हुआ नहीं, तो फाइनल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? इनिशियल के बराबर। जो फाइनल है वही इनिशियल, क्योंकि टाइम अभी 0 है, क्योंकि टाइम 0 है। अब पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। जब टाइम 0 है तो ये 0 हो जाएगा और ए के जगह ए नॉट हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं ए नॉट इक्वल्स टू आई, ए नॉट इक्वल्स टू आई। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ए नॉट आई है तो आई के जगह ए नॉट लिखो, तो आई के जगह ए नॉट क्या मिला? माइनस के टी प्लस ए नॉट, माइनस के टी प्लस ए नॉट। के टी इधर करो, ए इधर करो, तो के टी इक्वल्स टू ए नॉट माइनस ए। देयरफॉर के इक्वल्स टू ए नॉट माइनस ए अपॉन टी। This is the integrated rate constant for zero order reaction. किसी भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल अपॉन टाइम, इन पे न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। इन पे न्यूमेरिकल दूसरे टाइम का, ये टाइम का ही केटी है, हम इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं। टाइम टी लेने पर तो ये 0 हो गया, ये आया। हमने इनिशियल क्यों लिया? क्योंकि कांस्टेंट इनिशियल हो या फाइनल, कांस्टेंट कांस्टेंट होता है। तो अगर इनिशियल के समय कांस्टेंट इंटीग्रेटेड कांस्टेंट ये है, तो किसी भी टाइम इंटीग्रेटेड कांस्टेंट यही होगा। तो हमने आई का वैल्यू इसमें पुट किया तो मुझे ये मिला। हमने आई का वैल्यू यहाँ पुट किया तो मुझे ये इक्वेशन ये मिला। शुरू से रिपीट करें, ध्यान दो, ज्यादा रिपीट में दिक्कत हो जाती है। ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो दो तरह के रेट हम पढ़ चुके हैं, माइनस डी ए अपॉन डी टी और रेट इक्वल्स टू के ए का पावर अल्फा। अब ये जीरो ऑर्डर है तो अल्फा इक्वल्स टू 0 यानी के। ये भी रेट है, ये भी रेट है, तो दोनों को हमने बराबर किया। माइनस डी टी उधर ले गए, दोनों तरफ इंटीग्रेट किए, इसका इंटीग्रेशन ये, इसका इंटीग्रेशन ये, और साथ में एक कांस्टेंट टर्म। हमारा एक पहला इक्वेशन। आई का वैल्यू जानने के लिए हमने टाइम 0 माना। जब टाइम 0 होगा तो ये 0 हो जाएगा और फाइनल इनिशियल के बराबर हो जाएगा। ऐसा हमने क्यों किया? ताकि आई का वैल्यू पता चले। आई का वैल्यू टाइम 0 में अगर ये है तो टाइम 20 में भी यही होगा, टाइम 50 में भी यही होगा, टाइम इनफाइनाइट में भी यही होगा, क्योंकि आई इज द इंटीग्रेटेड कांस्टेंट, इट इज द कांस्टेंट टर्म। इसलिए हमने आई का वैल्यू यहाँ पुट किया तो ये इक्वेशन ये बन गया। अब के टी इधर लाए, ए इधर ले गए और टी नीचे लाए, तो दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट और जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कोई दिक्कत? जिन्हें दिक्कत है बोले। डेरिवेशन पेपर में तो नहीं आती है, कोई पूछ रहा है, लेकिन आपको जानना तो चाहिए। न्यूमेरिकल इनसे आती है।
डेरिवेशन आपके स्कूल वाले पूछ सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन न्यूमेरिकल आते हैं। अब इसी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड क्या है? हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड का सिंपल मतलब जिस समय रिएक्शन आधा कंप्लीट हो उसे हाफ लाइफ बोलेंगे। जब कोई रिएक्टेंट आधा रिएक्ट हो जाए तो उसे हाफ लाइफ बोलेंगे। जब कोई रिएक्शन आधा कंप्लीट हो तो उसे हाफ लाइफ बोलेंगे। जब कोई रिएक्टेंट आधा रिएक्ट हो जाए तो उसे हाफ लाइफ बोलेंगे। कोई दिक्कत? तो एक लाइन लिखने जा रहे हैं, ज्यादा नहीं, कि द टाइम ड्यूरिंग विच half of the reactant, हेलो, नमस्ते बालक, बोलो जी अनुपम, क्या हाल है? बोलो। 95 से क्या काम चलेगा? सबसे कम इसी में आए हैं। ऐसे कैसे काम चलेगा बालक? केमिस्ट्री में ही 95 कम लाते हो, और फिजिक्स में कितने हैं? फिजिक्स में भी 95 है, तो मैथ में ज्यादा होंगे। कितने हैं? 99। बहुत है। तो यही चीज केमिस्ट्री में होना चाहिए ना, यही चीज केमिस्ट्री में भी होना चाहिए। और उसका कहा वंश का पता है, बालियान का? हाँ, पता नहीं, उसका गांव में शायद है या क्या है, जरा पता करके बताओ। ठीक है, ओके बाला। क्या करें, 95 वाले बहुत बच्चे हैं। हाफ ऑफ द, देखो नाम लिखना है, कुछ लिख दे रहे हैं कुछ फोन के चक्कर में। द टाइम ड्यूरिंग विच हाफ ऑफ द रिएक्टेंट हैज रिएक्टेड और हाफ ऑफ द रिएक्शन हैज कंप्लीटेड। ध्यान से सुनना, इधर थोड़ी बहुत हो सकती है, वैसे तो हम 3 बजे से ही डिस्टर्ब है, कि जिसने समय में, द टाइम ड्यूरिंग विच हाफ ऑफ द रिएक्टेंट, नहीं नहीं, क्या बोल रहे हो तन्मय? ध्यान से सुनोगे इधर। द टाइम ड्यूरिंग विच हाफ ऑफ द रिएक्टेंट हैज रिएक्टेड और हाफ ऑफ द रिएक्शन हैज कंप्लीटेड। जितने समय में आधा रिएक्टेंट रिएक्ट हो जाए, या फिर जितने समय में आधा रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, दैट इज हाफ लाइफ पीरियड, दैट इज हाफ लाइफ पीरियड। कोई दिक्कत? अब थोड़ा सा ध्यान देना इधर। हमने कहा कि जितने समय में हाफ कंप्लीट हो गया, वैसे कंडीशन में, फॉर सच कंडीशन हाफ लाइफ, ऐसे कंडीशन में टाइम को हम टी हाफ मानेंगे। सिंबल है, T/2 मत कर देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये सिंबल है हाफ लाइफ का, टी हाफ। जब हाफ लाइफ की, एंड फाइनल कंसंट्रेशन क्या बोलेंगे? इनिशियल का आधा। फिर से, हाफ लाइफ का मतलब जब आधा रिएक्टेंट रिएक्ट हो गया, तो फाइनल कंसंट्रेशन क्या होगा? इनिशियल का आधा। और टाइम को क्या बोलेंगे? तो आधा टाइम। आधा टाइम, ये सिंबल है, T/2 नहीं लिख सकते हो,
टी हाफ लिख सकते हैं। ठीक, पुट दिस वैल्यू इन इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट, पुट दिस वैल्यू इन इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट। इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट में पुट करेंगे तो क्या मिला, ए नॉट माइनस ए होता है तो यानी ए नॉट अपॉन 2 और टी के जगह पर टी हाफ। तो फाइनली मुझे क्या मिला, देयरफॉर हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इक्वल्स टू, इसे कैलकुलेट करो। एक सेकंड बाबू, जरा इस फोन को उधर ले जाकर बोल दो सर आधे घंटे बाद, अभी नहीं। लिखो टी हाफ इक्वल्स टू ए नॉट अपॉन 2k, सॉरी, ये आपको याद रखना। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत हो तुरंत बोलो। जिन्हें दिक्कत हो पूछ लो। नहीं, अब बच्चों का फोन आया है तो उधर ही रहेगा, अभी इधर नहीं। किसी को कोई दिक्कत है बोल दो, समझ आए तभी हाँ करना। किसी को भी ना समझ में आए तो बोल देना कि नहीं समझ आया। जिसे नहीं समझ आया तुरंत कह देना। एक बार और ध्यान दो, आपने अभी अभी पढ़ा k इक्वल्स टू दिस हाफ लाइफ पीरियड, आपने पढ़ा k इक्वल्स टू दिस हाफ लाइफ पीरियड, ठीक है। हाफ लाइफ पीरियड का मतलब द टाइम ड्यूरिंग विच हाफ ऑफ द रिएक्टेंट के कांस्टेंट नहीं होगा टाइम के साथ। किसने पूछा, किसने पूछा? इंटीग्रेटेड फॉर्म है बालक, नॉर्मली के नहीं है, इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ के है। इट इज द इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ रेट कांस्टेंट, नॉर्मल रेट कांस्टेंट नहीं। उनका इनके साथ ये रिलेशन है। और हाफ लाइफ जब टाइम आधा हो जाए, तो जब टाइम टी हाफ हो गया तो फाइनल कंसंट्रेशन इनिशियल अपॉन 2। पुट दिस वैल्यू इन इंटीग्रेटेड। सर वाई नॉर्मल रेट कांस्टेंट नहीं है, वाई कौन सा वाई, कौन सा वाई? ये नॉर्मल रेट कांस्टेंट नहीं है, इट इज द इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट। है तो वही रेट कांस्टेंट ही रिएक्शन का, लेकिन हम इसको इंटीग्रेटेड फॉर्म में डेवलप किए। है तो रेट कांस्टेंट ही, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन अलग है, और ये इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ रेट कांस्टेंट अलग है। दोनों अलग अलग है। तो हाफ लाइफ में ये इनिशियल माइनस फाइनल में इनिशियल अपॉन 2, इसको सॉल्व किए तो ये आया। इन दोनों से रिलेटेड दोनों की वैल्यू अलग होगी। दोनों की वैल्यू अलग से क्या मतलब, इसमें टाइम है नहीं, यानी इस कांस्टेंट को हम टाइम के रेस्पेक्ट में लेकर चले। इस कांस्टेंट में टाइम नहीं होता है, लेकिन इस कांस्टेंट में टाइम है। हम टाइम के रेस्पेक्ट में के बता रहे हैं, जबकि लॉ ऑफ मास एक्शन में टाइम नहीं होता है। इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट का यही मतलब है, यानी रेट कांस्टेंट को टाइम के रेस्पेक्ट में बताओ, जबकि लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग रेट कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में टाइम नहीं होता।
समझ आया क्या कहना चाह रहे हैं? ठीक है, रेट ये है और इंटीग्रेट ये रेट ये है। लॉ ऑफ मास एक्शन में जो कांस्टेंट है इसमें टाइम नहीं है, हमने इसको इसके साथ मिक्स करके के का एक नया फॉर्म जनरेट किया, दैट इज इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट, यानी एक ऐसा कांस्टेंट जिसमें टाइम है। कोई दिक्कत? तो ये दोनों था तुम्हारा जीरो ऑर्डर का। अब फर्स्ट ऑर्डर, ज्यादातर न्यूमेरिकल फर्स्ट ऑर्डर पर होते हैं, ज्यादातर न्यूमेरिकल। अब आते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये जीरो ऑर्डर का, तो जरा तसल्ली से देखिएगा सब लोग। कंसीडर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कंसीडर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन उनसे थोड़ा अलग है, थोड़ा ध्यान देना स्टेप बाय स्टेप। ए गिव्स प्रोडक्ट, हमने माना लेट ए नॉट बी द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, हमने माना उसी तरह से। तो यहाँ भी रेट इक्वल्स टू माइनस डी ए अपॉन डी टी। दो रिएक्टेंट वाली नहीं पढ़नी है, एक बार फिर से। जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, nth ऑर्डर, फ्रैक्शन ऑर्डर। एक रिएक्टेंट, दो रिएक्टेंट, तीन रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट, दो रिएक्टेंट, तीन रिएक्टेंट। हमें सिर्फ जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर, वो भी ओनली वन रिएक्टेंट हमारे सिलेबस में है। कोई दिक्कत हो तो तुरंत कहना। होने के लिए तो बहुत चीज होता है, केमिकल काइनेटिक का एक बुक आता है, तो हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं, बुक नहीं, ठीक ना? तो ध्यान देना इधर। ठीक है, तो माइनस डी ए बाई डी टी, ध्यान देना। उज्जवल क्या बोल रहे हो? ध्यान देना। तो ये हो गया, एंड रेट इक्वल्स टू के ए टू दी पावर वन। चलो अल्फा लिख देते हैं, इक्वल्स टू के ए का पावर वन। क्लियर है? फर्स्ट ऑर्डर तो अल्फा टू दी पावर। अब इन दोनों को यहाँ भी बराबर दे रो, जो जीरो ऑर्डर में था वही फर्स्ट ऑर्डर में, इसलिए धीरे धीरे ले चल रहे हैं। ये भी रेट है, ये भी रेट है, वहां जीरो था यहाँ वन है, तो इसलिए कह सकते हैं माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल्स टू, ध्यान देना, के ए को नीचे ले गए, डी टी और माइनस उधर किए, तो डी ए अपॉन ए इक्वल्स टू माइनस के डी टी, माइनस के डी टी। सही है? आराम आराम से चल रहे हैं ताकि इस बार कोई ये ना बोले समझ नहीं आ रहा। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर डी ए अपॉन डी टी, सॉरी डी ए अपॉन ए, डी ए अपॉन ए इक्वल्स टू माइनस के डी टी। ठीक, साइड में लिख देते हैं, शायद आपने फिजिक्स या मैथ में पढ़ा होगा। ध्यान देना, रुक जाना, अभी वही बताने जा रहे हैं। वन अपॉन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग एक्स।
log x होता है, लेकिन केमिस्ट्री में यही नेचुरल log x होगा, क्योंकि आप फिजिक्स और मैथमेटिक्स में बेस 10 लेकर चलते हैं, केमिस्ट्री में बेस ई लेकर चलते हैं। ये बात हमने शायद थर्मोडायनेमिक में आपको बता रखा 11th में, कि केमिस्ट्री में जब भी लॉग लेते हैं तो नेचुरल लॉग लेते हैं, ऑलवेज दिमाग में रखना। और फिजिक्स और केमिस्ट्री में बेस 10 लेते हैं। तो यहाँ आप इंटीग्रेट करने जा रहे हो, तो जिस तरह से 1/x dx log x, तो 1/a dA क्या हो जाएगा, इसी तरह से नेचुरल लॉग a इक्वल्स टू -kt और प्लस i इंटीग्रेटेड कांस्टेंट, वेयर i इक्वल्स टू इंटीग्रेटेड कांस्टेंट। कोई दिक्कत? अब आगे चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप अक्सर कंफ्यूज होते हो। हमें i का वैल्यू निकालना है, तो i तुम्हारा टाइम 0 हो, टाइम 20 हो, टाइम 50 हो, i का वैल्यू सेम रहेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट। कांस्टेंट का वैल्यू जानने के लिए हम बार बार लिखते हैं कि व्हेन t इक्वल्स टू 0। अगर टाइम 0 होगा तो ये 0 हो जाएगा, और जो फाइनल कंसंट्रेशन है एंड फाइनल कंसंट्रेशन इक्वल्स टू इनिशियल, क्योंकि टाइम 0 का मतलब रिएक्शन हुआ ही नहीं, तो जो फाइनल है इनिशियल का बराबर। इनका वैल्यू यहाँ पुट करो, इनका वैल्यू यहाँ पुट करो, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी या यू भी लिख दो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, तो मुझे मिलेगा ln a0 इक्वल्स टू i। अब i का वैल्यू यहाँ पुट करो तो इक्वेशन क्या बनेगा, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ln a इक्वल्स टू -kt और प्लस ln a0। जिन्हें दिक्कत है बोल देना, क्योंकि पेज पलटने जा रहे हैं, पेज पलटने जा रहे हैं। अब इसमें करना क्या है, सिंपल, इसको इधर और इसको इधर लाना, इसको इधर और इसको इधर लाना है। ठीक है, इसको इधर करने जा रहे हैं, इसलिए पहले रुक गए ताकि ये ना कोई बोले कि सर क्या हो गया। तो फाइनली आपने उधर किया तो आपको क्या मिला, तो kt इक्वल्स टू ln a0 माइनस ln a, kt इक्वल्स टू ln a0 माइनस ln a, ये मिला। कोई दिक्कत? और kt इक्वल्स टू लॉग का प्रॉपर्टीज लगाओ, ln a0 अपॉन a, लॉग का प्रॉपर्टी, और हमें पता है ln इक्वल्स टू 2.303 लॉग होता है। ये बात आप याद रखेंगे। अब t को नीचे ले जाओ, तो फाइनली इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t log इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। ये आपको याद रखना है न्यूमेरिकल के लिए, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t log इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस x। अब ये x क्या है, अमाउंट डिसोसिएटेड, क्योंकि इनिशियल में जो अमाउंट डिसोसिएट होगा तभी तो फाइनल आएगा, वेयर a इक्वल्स टू
A naught minus x and x equals to concentrated और amount dissociated। तो मेनली आप इसे याद रखोगे, कहीं कहीं इसकी भी जरूरत पड़ सकती है। तो दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जिन्हें प्रॉब्लम है वो बोलेंगे, बाकी लोग नहीं। जिन्हें प्रॉब्लम है, लास्ट लाइन ध्यान देना, हमने इससे किया है। इधर आपको लास्ट में क्या मिला है, ln a इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस दिस। के टी को इधर करो, ln a को इधर करो। के टी इक्वल्स टू ln a नॉट माइनस ln a, हमने वही किया। के टी इक्वल्स टू ln a नॉट माइनस ln a। हमने लॉग का प्रॉपर्टी लगाया, क्यों? log a अपॉन b इक्वल्स टू log a माइनस log b होता है, प्रॉपर्टी लगा। अब ln को हमने log में बदला, तो 2.303 log और t को नीचे ला। तो दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब a फाइनल है, फाइनल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इनिशियल माइनस जितना डिसोसिएट हुआ वही ना फाइनल होगा। तो कभी कभी ये भी फाइंड आउट करने बोलता है कितना अमाउंट डिसोसिएट हुआ, कितना अमाउंट डिसोसिएट। आगे चलें। ठीक है, सीधी सी बात, तेजी से चलेंगे। हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड इसके भी, the time during which half of the reactant has reacted or half of the reaction has completed, the time during which half of reaction has completed or half of the reactant has reacted। कितना, आधा रिएक्शन कंप्लीट हुआ या आधा रिएक्टेंट रिएक्ट हुआ। फॉर सच कंडीशन, इस कंडीशन में हम क्या लिखते हैं कि जो टाइम है, टाइम का सिंबल हो जाता है टी हाफ, t/2 कभी मत लिखना। और जो फाइनल कंसंट्रेशन होता है वो इनिशियल का आधा हो जाता है। इन दोनों का वैल्यू यहाँ पुट करो, put this value in integrated rate constant। इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट में t के जगह t हाफ और a के जगह a नॉट अपॉन 2। तो मुझे क्या मिला, k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t हाफ और लॉग इनिशियल अपॉन 2। ये कैंसिल, 2 ऊपर गया, इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t हाफ log 2। याद रखना 12th क्लास में हर वक्त तुम्हारे माइंड में log 2, 3, 5, 7 का वैल्यू याद रखना है। तुम्हें कभी भी टेबल की जरूरत महसूस नहीं होगी। 2, 3, 5, 7 log 10 का वैल्यू 1 होता है, ये तो पता ही होगा। ठीक है, हमेशा याद रखना, ध्यान देना। ये हो गया। अब टी हाफ इधर ले जाओ और इसका वैल्यू पुट करो। तो सिंपल वे में 2.303 अपॉन टी हाफ इंटू 0.3010, log 3 0.477, log 5 0.699। तो इसी तरह से 2, 3, 5, 7 का आपको याद रखना है।
ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के। तो दिस इज द हाफ लाइफ पीरियड, दिस इज द हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हमने क्या देखा? अच्छा, लॉग की वैल्यू लिख दे सारे का। चलो अभी आगे पेज में लास्ट में लिख देंगे, अभी लिख देंगे। तो हमने इनमें क्या देखा? कुछ नजर आया? हमने देखा कि टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन। तो ध्यान देना, तो हेंस हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर reaction is independent on concentration of reactant। ये एक खास पॉइंट है, इंडिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। किसी को कोई दिक्कत हो तो तुरंत बोलना, सारे लोग को कह रहे। अरे यार फोन वाले भी, एक सेकेंड। हाँ हेलो, कौन? हाँ जी सादिक बाबू, बोलो क्या हाल? 93 क्यों आए तुम्हें? अरे यार तुम लोग मरवाओगे। उमेर का भी वही हाल रहा, उमेर तो बोल रहा था 100 में 100 आएगा। उमेर के वही है 96 है, एक दो लड़की है उसी का 97 और 98 है। नहीं देखो बालक, तुम लोग गिनती के तो 20-25 स्टूडेंट थे जिनसे उम्मीद थी कि 95 से 100 के बीच में लाओगे। बाकी 90 से ऊपर लाने वाले तो बहुत होते हैं। अब छोड़ो, अब काट लिए तो क्या करोगे? अच्छा, चलो हम अभी जरा क्लास ले रहे थे ना, थोड़ी देर बाद में बात करते हैं। ठीक है, ओके बाय। ठीक, चलो जी, तुम लोग को ये समझ आया? आप लोग उधर की बात ना समझो, केवल इधर देखो, हमें मजबूरी है उठाना। हाँ, क्या करें, नहीं तो हम फोन तो उठा ही रहे, मजबूरी में उठा रहे हैं। ध्यान देना इधर, ठीक है? तो इन पे एक ग्राफ भी पूछ देता है, और अक्सर आता है ये ग्राफ। ध्यान देना कि ये किस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का, ये टी हाफ और इधर कंसंट्रेशन। क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर में टी हाफ का कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट है, इट बिकम्स कांस्टेंट। तो ये फर्स्ट ऑर्डर का ये ग्राफ है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर में टी हाफ कंसंट्रेशन का इंडिपेंडेंट है। समझ आया? आगे चले, कोई दिक्कत? तो ध्यान देना, एक छोटी सी बात और न्यूमेरिकल में काम आता है। जितने भी नेचुरल प्रोसेस है, डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस, सारे के सारे फर्स्ट ऑर्डर फॉलो कर। लाइन वर्टिकल नहीं होनी चाहिए, वर्टिकल कैसे होगा? और कांस्टेंट का मतलब है कि अगर कंसंट्रेशन यहाँ है तो यहीं रह जाएगा, चाहे टी हाफ कितना भी चेंज हो जाए, ये कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक ना? ग्राफ का ये मीनिंग निकला। अब
जितने भी नेचुरल प्रोसेस है, डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस है, सारे के सारे फर्स्ट ऑर्डर। तो ऑल नेचुरल एंड डिसइंटीग्रेशन, all natural and disintegration process follow first order, सारे के सारे फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करते हैं। क्या ये नेचुरल फेनोमेना है? इट इज अ नेचुरल फेनोमेना, डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस भी और नेचुरल प्रोसेस। यानी कि जितने भी है कंसंट्रेशन, यानी कि एक मतलब कि प्रॉपर वे में डिसइंटीग्रेट या बढ़ते जाते हैं। यानी कंसंट्रेशन मतलब कि प्रॉपर वे में इंक्रीज करते ये डिक्रीज करते जाते हैं। राइटिंग इसलिए ढंग से नहीं लिखते हैं क्योंकि हमें तो कोई और सा पेज भेजना होता है। ठीक है, तो फॉलो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये याद रखो। लाइन का मतलब है कि जितने भी, मान लो कि कोई यूरेनियम है, डिसइंटीग्रेट हो रहा है, यूरेनियम डिसइंटीग्रेट होकर स्ट्रोंशियम और क्रिप्टन दे रहा है, बेरियम और क्रिप्टन, तो वो किस ऑर्डर से डिसइंटीग्रेट होगा? तो फर्स्ट ऑर्डर से। फोटोसिंथेसिस ऑफ प्लांट हो रहा है, तो ये फोटोसिंथेसिस किस ऑर्डर से होगा? तो फर्स्ट ऑर्डर से। जितने भी नेचुरल प्रोसेस सारे के सारे फर्स्ट ऑर्डर। नहीं, जीरो ऑर्डर नहीं। इंडिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन कैसे हो जाएगा? नेचुरल प्रोसेस में तुम इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेट क्या नाम है, इंडिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन कैसे लेंगे? सारे नेचुरल प्रोसेस तो अपने कंपोनेंट्स के कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट है ना। अब इनसे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करते हैं ताकि आप जो अभी अभी देखे ध्यान देना अच्छी तरह से। 4.14 एक्सरसाइज, half life of decay of C14 equals to 5730 year। ठीक, wood had, शॉर्ट में हम लिख रहे हैं, wood had only 20% C14 found in living tree, calculate age of tree, एक पेड़ है जिसको काटा गया, काटने के बाद ये 80% है, सॉरी, काटने के बाद ये देखा गया कि उसके अंदर C14 80% ही है। मतलब काटने वक्त, हाँ, 80% ऑफ C14, काटने वक्त उसमें से 80% C14 प्रेजेंट है। इसका मतलब जब तक वो पेड़ रहा 20% C14 डीके हो गया। तो बताओ एज ऑफ ट्री क्या है? तो एज ऑफ ट्री तो उतना ही होगा जितना 20% C14 को डीके होने में लगा। C14 को डीके होने में वक्त लगा कितना? तो 20%। तो अभी हमने यहाँ देखो, एक सेकेंड, ऑल नेचुरल प्रोसेस, पेड़ एक नेचुरल प्रोसेस है, तो यहाँ पहले लिखेंगे ऑल नेचुरल प्रोसेस फॉलो फर्स्ट ऑर्डर, यानी कि K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T और लॉग इनिशियल अपॉन फाइनल। हमने माना कि लेट इनिशियल कंसंट्रेशन
इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ क्या कहते हैं C14 इक्वल्स टू 100, देन फाइनल कंसंट्रेशन, तो फाइनल कंसंट्रेशन 80, 20 तो चला गया बालक तन में, क्या बोल रहे हो, 20% डीके हो चुका है, तो 80 बचा ना, और हाफ लाइफ दे रखा है, एंड के इक्वल्स टू 0.693 अपॉन टी हाफ, इसका वैल्यू को यहाँ पुट करो, तो लिख सकते हैं 0.693 अपॉन टी हाफ इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल अपॉन फाइनल। इन दोनों के हेल्प से ये इक्वेशन बना। अब 0.693 अपॉन टी हाफ कितना दे रखा, 5730 इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टाइम मुझे निकालना है, दैट इज द एज। लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अगर 100 तो फाइनल 80, तो टाइम हम निकाल लेंगे। ये कैंसिल, log 10 माइनस log 8। अब बोल रहे थे, ध्यान देना, रुक जाना, कुछ सॉल्व करना। हमने कहा कि आपको लॉग टेबल की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2.303 अपॉन टी log 10 माइनस log 8, log का प्रॉपर्टी, log 10 का वैल्यू 1 और log 8 का मतलब log 8 इक्वल्स टू log 2 का पावर 3, ये भी लॉग का प्रॉपर्टी 3 log 2 यानी 3 इंटू 0.3010। आपको कभी लॉग की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका मतलब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 2.303 अपॉन टी, ये 1 माइनस 0.9 लगभग, आप कैलकुलेट 3 इंटू 0.3010 लगभग 0.9 यानी 0.1, तो टाइम इक्वल्स टू 2.303 इंटू 0.1 अपॉन log 17 कहां से आ गया, किसने log 17 पूछ दिया भाई, इधर log दिस, अब t इधर ले गए, इसको इधर लाए, तो 0.693 और इंटू 2.303, ये तो है 5730, और 5730। अब इसको कैलकुलेट करोगे, जो आएगा वो आंसर कहलाएगा। अभी हम आगे नहीं जा रहे हैं, आप अपना कैलकुलेट करना, उतने ईयर आपका आंसर आएगा। लेकिन उससे पहले आप मुझसे पूछो, और पूछने से पहले माइंड मत करना। एक छोटी सी बात, कोई भी स्टूडेंट, आपके पास एक दिन का और वक्त है, माइंड मत कीजिएगा अगर कोई रिमूव हो जाते हैं। हमने कह रखा है फीस जमा कर दो, तो सब लोगों को हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, ठीक ना। चलिए, इसीलिए हम बोल दिए ताकि कोई बुरा ना मानना। आपका टाइम अब क्रॉस हो चुका है। फिलहाल किसी को कुछ पूछना है, हम आगे चले। ध्यान देना, एक बार फाइनली क्वेश्चन जो आपने अभी इंटीग्रेटेड फॉर्म पढ़ा है, कोई बात नहीं, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। कहता है C14 का हाफ लाइफ ये है, किसी पेड़ के अंदर हेड उसके पास इतने परसेंट C14 है, तो बताओ उस पेड़ की उम्र क्या है। 1904.2 किसी ने कैलकुलेट किया, हम लिख दिए। तो जितने भी नेचुरल प्रोसेस है फॉलो फर्स्ट ऑर्डर, हमारे पास ये फॉर्मूला परसेंट में है, परसेंट में, तो हमने माना इनिशियल कंसंट्रेशन अगर 100 हुआ C14 का, तो फाइनल 80 हुआ, परसेंट में है इसलिए 100 मान लिए।
इनिशियल तो फाइनल 80, के का हाफ लाइफ का अभी अभी हमने डेरिवेशन किया फर्स्ट ऑर्डर के लिए, वही हमने लिखा। तो के की जगह पर हम ये भी लिख सकते हैं, हमने नया फॉर्मूला बनाया। टी हाफ हमारा दे रखा है 2.303 लॉग, इनिशियल 100 है तो फाइनल 80, कैंसिल। मुझे टी चाहिए, टी निकल जाएगा, उसके बाद तो कैलकुलेशन ही है। log 10 माइनस log 8, हमने तो ये आपको तरीका बताया। log 10 का वैल्यू 1, log 8 का वैल्यू 2 का पावर 3, 3 log 2, 3 इंटू 601। तो इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे तब जाकर के ये आपको मिलेगा। क्या उम्मीद करें यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? आगे चले हम। ठीक ठीक उसी तरह से एक पॉइंट और लिख लेना जरूरी है। जब आप कभी कभी बोल देते हैं स्कूल वाले कि हाफ लाइफ फॉर nth ऑर्डर, n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो हाफ लाइफ फॉर nth ऑर्डर T half proportional to 1 upon a to the power n minus 1, a is the concentration of substance nth ऑर्डर का, तो n यहाँ पर जितना ऑर्डर बोल दो, proportional to this where a equals to concentration। कोई दिक्कत? कहीं कंफ्यूजन हो तो बोलना। तो ये था कंसंट्रेशन के टर्म्स में, अब प्रेशर के टर्म्स में। कैसे हुआ ये अभी हमने क्या कहा, फिर मुझे डेराइव करना पड़ेगा। डेरिवेशन हमें nth ऑर्डर का नहीं पता ना, nth ऑर्डर का डेरिवेशन आपको नहीं करना है। nth ऑर्डर का डेरिवेशन आपके लिए नहीं है, इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया ये इसके प्रोपोर्शनल है। ठीक है, हाँ, ये आपको बस एक याद रख लेना है। आपके सिलेबस में इधर कॉम्पिटिशन में भी ऐसा नहीं है, अगर कॉम्पिटिशन में होता एक लाइन बताना चाह रहे, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, nth ऑर्डर सब होता है। वन रिएक्टेंट होता है और a प्लस बी दो रिएक्टेंट होता है। हम आपको सब के बारे में डेरिवेशन बता सकते, सारे के बारे में, लेकिन आपको सिर्फ ये पढ़ना है, आपको सिर्फ ये पढ़ना है। कोई दिक्कत? बच्चे का फोन बजने दीजिए। जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर का वन रिएक्टेंट, ये भी होता है, इन तीनों का ये, इन सब का ये, हमारे सिलेबस में सिर्फ ये। अगर आपको सब चीज पढ़ना हो तो वो भी हम पढ़ा देंगे। कोई दिक्कत? अब इसके बाद मुझे पढ़ना है गैस यानी प्रेशर के टर्म्स में। ये तुमने पढ़ा रेट कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन अब इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, और वो भी फर्स्ट ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर फॉर गैसियस फेज रिएक्शन। इधर नहीं बालक, खेल नहीं है, बस आप लोग पढ़िए। फर्स्ट ऑर्डर फॉर गैसियस फेज, फर्स्ट ऑर्डर फॉर गैसियस फेज रिएक्शन, यानी इस बार हम गैसियस फेज पे चलेंगे। तो
consider a first order gas phase reaction. हमने एक रिएक्शन माना जो गैसियस फेज में, जैसे कि ए है गैस गिव्स, बी दिया वो भी गैस, प्लस सी दिया वो भी गैस। हमारे लिए एक ही रिएक्टेंट है। जब भी हम कोई भी डेरिवेशन कोई भी बात करेंगे तो ओनली वन रिएक्टेंट, दो रिएक्टेंट, इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट, ओनली फॉर इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट, और कहीं नहीं, बाकी सब जगह हो सकता है। इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट की बात करें, ये गैसियस हमने माना लेट पीआई बी द इनिशियल प्रेशर। प्रोडक्ट तो कुछ भी हो सकता है, प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है। आप रिएक्टेंट की बात करते हैं ना, प्रोडक्ट आप एक लो, दो लो, तीन लो, चार लो, पांच लो। यहाँ पर हमें टोटलिंग के लिए हमने कंसीडर कर लिया, हम यहाँ पर डी भी ले ले, एफ भी ले ले, रिएक्टेंट वन होगा। तो लेट पी आई बी द इनिशियल प्रेशर ऑफ ए एंड पी टी be the total pressure, be the total pressure of reaction हमने माना। अब इनमें से हमने माना लेट x ATM be the decrease in pressure। हमने माना x ATM प्रेशर है तो प्रेशर का यूनिट ATM होता है, और डिक्रीज कर रहा ऑफ ए, इसमें से एट टाइम टी। इस बात को जरा तरीके से, हमारे पास ए है, ये दिया बी, और साथ में सी। इनिशियल प्रेशर हमने कितना माना है, पी आई इनिशियल प्रेशर। अभी रिएक्शन हुआ नहीं तो प्रोडक्ट कितना मिला। कुछ समय के बाद हमने माना एक्स अमाउंट डिसोसिएट हो गया आफ्टर टाइम टी, एक्स निकल गया तो बचा कितना। जिसे दिक्कत हो यहाँ तक बोलना, जिसे दिक्कत हो यहाँ तक बोलना, ठीक है। नहीं दिक्कत जिन्हें हो वो बोलना। तो पी टोटल बताएंगे, पी टोटल पी आई माइनस एक्स प्लस एक्स, पी टोटल इक्वल्स टू पी आई प्लस एक्स। तो एक्स इक्वल्स टू क्या आया, पी टी माइनस पी आई। हमने ये क्यों निकाला, क्योंकि x का वैल्यू यहाँ पुट करना है, x का वैल्यू ये पुट करना है। क्यों, फॉर्मूला तो बनता है इनिशियल अपॉन फाइनल, तो इनिशियल अपॉन फाइनल, लेकिन फाइनल में तो प्रेशर ही दिखना चाहिए ना। तो x का वैल्यू निकालने के लिए, क्यों, क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन, तो इनिशियल प्रेशर अपॉन फाइनल प्रेशर, तुम्हें हर जगह प्रेशर ही दिखना चाहिए। इसलिए हमने x का वैल्यू निकालने के लिए ये पीटी का हेल्प लिया। तो पी आई माइनस एक्स के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, पी आई माइनस एक्स ये है, तो पी टी माइनस पी आई इक्वल्स टू 2 PI माइनस पी टी। तो अब K इक्वल्स टू, फर्स्ट ऑर्डर की बात हो रही है, 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल प्रेशर अपॉन फाइनल प्रेशर
का मतलब 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल प्रेशर है पीआई और फाइनल प्रेशर है 2 PI माइनस PT। दिक्कत है? जिन्हें है बोल देना, नहीं है तो बोल देना, और जिन्हें है वो चिंता ना करें, क्योंकि 2-3 मिनट लोगों को आने में लगता ही है। नेक्स्ट क्लास में हम 2 मिनट में यहीं से शुरू कर देंगे। जब आपने एक बार देख लिया तो नेक्स्ट टाइम 2 मिनट में ये हो जाएगा। क्या उम्मीद करें आप लोगों से समझ आया? समझ आया? तो यहीं से शुरू करेंगे, लेकिन फिर से बोल दिए आप लोग का कल लास्ट डेट है फीस का। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना काफी। पढ़िए, घर पे पढ़िए, बाकी हमारे लिए छोड़ दीजिए। आप लोग घर पे पढ़ो, बाकी मेरे लिए छोड़ दो, बाकी टेंशन हम